नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। प्रदेश के मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं मैं वैशाली और आज बात करेंगे विकास बनाम सियासत की। बता दें कि मध्य प्रदेश के मोहन यादव सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट की बैठक में बड़े और दूरगामी फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक ने साफ संकेत दिया कि सरकार इस कार्यकाल को सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि सकारात्मक सुधार और दीर्घकालिक विकास पर फोकस भी करेगी। कर्मचारी सुरक्षा से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की निरंतरता और जल ऊर्जा परियोजना तक कैबिनेट के फैसले सरकार की प्राथमिकताओं में स्पष्ट तस्वीर को पेश करते हैं। क्या है पूरा मामला जानेंगे, लेकिन इससे पहले देखेंगे ये खास रिपोर्ट। विकास बनाम सियासी आरोप, मोहन यादव कैबिनेट में बड़े फैसले, तीसरे कार्यकाल की पहली बैठक, विकास पर सरकार का फोकस, घोषणाओं से आगे सरकार, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की शुरुआत, कर्मचारी सुरक्षा पर जोर, इंफ्रास्ट्रक्चर निरंतरता का रोड मैप, जल ऊर्जा परियोजनाओं को गति, राघवपुर परियोजना विशेष पैकेज, नर्मदा परियोजनाओं को मंजूरी, डूब प्रभावितों के लिए राहत, सिंचाई से बदलेगा ग्रामीण परिदृश्य, बिजली उत्पादन को बढ़ावा। विपक्ष ने उठाए सरकार पर सवाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बता दें कि 13 दिसंबर को मध्य प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। इसके बाद मोहन यादव सरकार के तीसरे कार्यकाल की ये पहली कैबिनेट बैठक थी, जिसमें लिए गए फैसलों ने साफ कर दिया कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यकाल को सिर्फ घोषणाओं नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर रिफॉर्म और लॉन्ग टर्म फैसलों का कार्यकाल बनाना चाहते हैं। कैबिनेट बैठक सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट तस्वीर पेश करती है। इससे कर्मचारी सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर की निरंतरता और जल ऊर्जा विकास पर फोकस नजर आया। इस दौरान राघवपुर परियोजना के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई। राज्य के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अपर नर्मदा, राघव परियोजना और बसानिया परियोजना के डूबे प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई है। प्रावधान राशि के साथ साथ 1742 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई है। इससे 5512 करोड़ की लागत से 3 जिले अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी में सिंचाई का काम तेजी से हो सकेगा। 3 जिलों में 71,967 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई होगी और 125 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। ये डूब प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज है। जो प्रावधान था उसमें 1782 करोड़ रुपए और विशेष पैकेज के रूप में स्वीकृत हुआ है। इससे 5512 करोड़ की 3 जिलों की अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी की सिंचाई योजना का काम अब तेजी से शुरू हो सकेगा। इन तीनों जिलों में 71,967 हेक्टेयर जमीन सिंचाई होगी और 125 मेगावाट की बिजली का उत्पादन भी होगा। कुल मिला के डूब प्रभावितों के लिए एक बहुत बड़ी राहत विशेष पैकेज के द्वारा आज स्वीकृत हुई है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना के सूचकांक को भी 2 से 3 किया गया है। इससे 3810 कार्य जो लगभग 693.76 करोड़ के, अब उनको भी ये जारी हो सकेगा और उनके काम पूरे किए जा सकेंगे। भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए राजस्व मद में बजट का प्रस्ताव आज कैबिनेट में लाया गया था। 25-26 के लिए 90.67 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है, क्योंकि जैसा भारत सरकार के साथ MOU होता है कि आमदनी और व्यय में जो अंतर होता है उसको राज्य शासन को वहन करना पड़ता है। इसलिए चूँकि अभी ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में स्टेट बजट पर कम बाहर आए, इसके लिए तो ये परियोजना में काम करने वाले लोग हैं अपने आमदनी के स्रोत को बढ़ाएंगे। वहीं पूर्व कृषि मंत्री और कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने कहा, सरकार ने घोषणा पत्र में कई वादे किए थे, लेकिन सरकार एक भी वादा पूरा नहीं किया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी सरकार पर तंज कसा और कहा, नर्मदा परियोजना के नाम पर सरकार भ्रमित कर रही है। अनेकों दावे वादे जो है अपने घोषणा पत्र में सरकार ने करे थे, लेकिन एक भी दावे सरकार ने पूरे नहीं किए। 2700 में गेहूं खरीदने की बात कही गई थी, 3100 में धान खरीदने की बात कही गई थी, लेकिन एक भी वादा सरकार का पूरा नहीं हुआ है। तो सरकार
सिर्फ अपनी झूठी महंगाई उठने का काम कर रही है। और हमारा जो प्रदेश का किसान है वो सरकार की नीतियों को नर्मदा मैया के वहाँ आप ये तमाम योजनाएं लागू कर रहे हैं। मेरा एक अनुरोध साथ में ज़रूर है कि नर्मदा मैया में आपने जो मगरमच्छ छोड़े हैं वो शायद उन लोगों के हित में नहीं जो वहाँ पंडित पूजा अर्चना करते हैं, आचमन करते हैं, लोगों के साथ विधि विधान से उसके तट पे पूजा कराते हैं। आपने 50 मगरमच्छ उसमें छोड़ दिए। एक तरफ सरकार कैबिनेट के फैसलों को विकास और डूबे प्रभावितों के हित में बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे अधूरी घोषणाओं का सिलसिला करार दे रही है। अब देखना होगा कि राघवपुर और नर्मदा से जुड़ी परियोजना जमीन पर कितनी तेजी से उतरती है और क्या ये फैसले आने वाले समय में सरकार के विकास मॉडल को मजबूती दे पाते हैं या नहीं। डेस्क रिपोर्ट भोपाल। तो बिल्कुल कैबिनेट की एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें अहम फैसले लिए गए हैं, लेकिन इस पर अब कांग्रेस तंज कसती हुई नजर आ रही है। बैठक में लिए गए फैसलों पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है और वो क्या सवाल खड़े कर रही है इसी में जानेंगे और इसके लिए हम अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे। अजय धवले बीजेपी से जुड़ गए हैं, हिदायतुल्लाह खान कांग्रेस से जुड़ गए हैं और विनोद मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और डिबेट की शुरुआत बीजेपी के साथ ही करेंगे। अजय जी, क्या लगता है कैबिनेट के फैसले अहम फैसले माने जाते हैं, बड़े फैसले हुए हैं, सबको ध्यान में रखा गया, विकास को ध्यान में रखा गया, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर फिर वही कह रही है, पेट में दर्द होना शुरू हो गया। कांग्रेस के फैसले अभी हुए, कांग्रेस के पेट में दर्द शुरू हो गया, क्या कहेंगे? मूल रूप से कांग्रेस क्या विचार करती है उससे भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार का बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता के प्रति हम उत्तरदायी हैं और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आज की मोहन यादव जी की कैबिनेट की जो बैठक थी वो घोषणाओं की राजनीति नहीं थी, बल्कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और लॉन्ग टर्म एक मध्य प्रदेश के लिए डेवलपमेंट का रोड मैप क्या रहेगा। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जो किसानों का विषय है, सिंचाई का विषय है, ऊर्जा और डूब प्रभावितों पर फोकस, निश्चित रूप से ये प्राथमिकता कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रही थी। आज लगभग 1782 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज डूब प्रभावितों के लिए संवेदनशील निर्णय है। 71,967 हेक्टेयर में सिंचाई, फिर 125 मेगावाट बिजली उत्पादन का विषय रहे। तो उसके बाद ही हमने देखा कि समग्र विकास का जो मॉडल है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और मानव संवेदना, ये तीनों का विचार उसमें किया गया है। डूब प्रभावितों के लिए जिस प्रकार से सरकार ने, चाहे अपन नर्मदा की बात हो, राघोपुर की बात हो, बसानिया परियोजनाओं की बात हो, ये विशेष पैकेज कहीं ना कहीं दिखाता है कि सरकार डूब पीड़ितों के विस्थापन के भी लिए गंभीर रूप से चिंतित है और मूल रूप से जल, ऊर्जा और सिंचाई का एकीकृत मॉडल का कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेशन किया गया है, 125 मेगावाट का बिजली का विषय है, 72,000 हेक्टेयर का सिंचाई का, ये कहीं ना कहीं सरकार की दूरदृष्टि दिखाती है कि हम हमारी जो ऊर्जा उत्पादन है उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिंचाई की सुविधाओं को भी बढ़ा रहे हैं। और मूल रूप से सरकार सिर्फ राजनीति नहीं करती, सरकार एक विकास का मॉडल, नीति का मॉडल जिसको धरातल पे उतारना है, सुशासन को जमीन पे उतारना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन आप देखेंगे मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के माध्यम से एक लॉन्ग टर्म विकास का जो विजन था उसको कहीं ना कहीं धरातल पर उतारने का जो काम किया है, तो उससे मध्य प्रदेश का विपक्ष बौखलाया है। कांग्रेस इसीलिए उलझुल आरोप लगाती है, आरोप प्रत्यारोप की अपनी राजनीति से कांग्रेस आज भी बाज नहीं आ रही। आज मध्य प्रदेश को एक ऐसे सशक्त विपक्ष की आवश्यकता है जो सार्थक संवादों के माध्यम से सुझाव दे सके, सरकार के अच्छे कार्यों में अपने सुझाव के माध्यम से सुझाव देने का काम करने की जिनको आवश्यकता है, लेकिन वो इसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप में उलझे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया है, जनता के प्रति उत्तरदायी है और उसी दृष्टिकोण से हम कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है। इसका जवाब लेंगे खान साहब से। खान साहब, विपक्ष जो मुद्दे करना चाहिए कहीं ना कहीं बिखरती हुई नजर आ रही है। बड़ा आरोप लग रहा है कि विपक्ष अपनी भूमिका सही से नहीं निभा पा रही है, क्योंकि जो कैबिनेट के फैसले हुए तो विकास को लेकर हुए, लेकिन उसमें भी खामियां क्यों निकाली जा रही है? मैंने कहा विकास के कहते कहते ना मैं खुद बूढ़ा होने लग गया, बुढ़ापा आने लग गया मुझे सुनते सुनते। 15-20 साल से इनकी सरकार जी। विकास होगा, समिट होगी, उद्योगपति आ रहे हैं, आज विधानसभा का विशेष सत्र कल बुलाएंगे जी। ये इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, विकास नहीं करते। हम अभी हम देखेंगे तो ये मेगावाट पे बिजली की बात कर रहे थे। बिजली अपने दोस्तों को इतनी तगड़ी इन्होंने सौर ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में दे दी और 8 रुपए यूनिट में सरकार खरीद के हमें 8 और 10 रुपए में ठोक रही है। हमारी जितनी भी सरकार की परियोजनाएं हैं, चाहे नर्मदा जी पे हो, कहीं भी हो, उनसे यदि बिजली बनाएगी सरकार इनको छोड़ करके, तो किसानों को हो या
आम उपभोक्ताओं को 3 रुपए यूनिट मिलेगी जी। लेकिन इन्होंने सारी योजनाएं उद्योगपतियों को दे दी, उनसे खरीदते हैं और फायदा पहुंचा के, और वो लोग उनको फायदा पहुंचाते, इससे जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है। दूसरा रहा विकास का, किसानों का। हम कितने मुद्दे उठाते हैं, ये हमने ही इतने मुद्दे उठाए कि रोड पे हमने इतना धरना प्रदर्शन किया, तब जाके इन्होंने इतना तगड़ा मुआवजा दिया कि किसानों को बाहर आ गया और बोले इतना 800 रुपए बीघा। मतलब आपका ये कहना है कि सरकार को किसानों की चिंता नहीं है, आपने मुद्दा उठाया इसके बाद सरकार जागी? बिल्कुल नहीं, और जागी भी नहीं, हल्की सी हिली है, जागी नहीं है सरकार। मतलब अगर सरकार जागती तो 10,000 रुपए हेक्टर, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए हेक्टर देती। और किसानों को या ग्राउंड पे अगर आप देखेंगे तो त्राहिमाम कर रहा है, किसान कर रहा है, मजदूर कर रहा है, आम व्यापारी कर रहा है। बाजारों की हालत देखे, सूना पड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में फिर आपसे एक बार, सर सुन ले, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मेरी बात सुन ले, फिर मैं भी बोलूंगा बीच में। मेरा ये कहना है, आप बोलते बहुत अच्छे, अभी आज ही मैं देख रहा निकाल दो, बोले इनको डेली वेजेस वालों को नौकरी से निकाल दो, भर्ती करेंगे संविदा में, भर्ती कर देंगे। भर्ती निकाल कर रहे हैं श्रीमान आप, संविदा तो नियमित तो छोड़ो, आप संविदा के भी नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब निकल कर रही है जी। इसका जवाब ले लेते हैं खान साहब, इसका जवाब ले लेते हैं। पहले वरिष्ठ पत्रकार की तरफ रुख करेंगे, फिर इसका जवाब भी लेंगे। विनोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े। विनोद जी, कैबिनेट की बड़ी बैठक, अहम फैसले इसमें लिए गए हैं, लेकिन विपक्ष इत्तेफाक नहीं रख रहे। विपक्ष कह रहा मुद्दे तो है ही नहीं, सिर्फ जो वादे किए थे उनको ही पूरा नहीं किया गया, तो फिर मुद्दे कहां से लाएंगे, उनको पूरा कैसे करेंगे? देखिए, मुद्दे कहां से लाएंगे? यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है तो अपने घोषणा पत्र के अनुसार जी वो जो घोषणा की है उसको, वादे को निभाने के लिए जिस मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था उस समय की अटकलों को यदि देखा जाए तो पूरा प्रदेश ये सोचता था कि महीने 2 महीने के रहेंगे, आगे नहीं चल पाएंगे। लेकिन जिस दक्षता से बिल्कुल मोहन यादव जी ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल को, जो शिवराज सिंह जी जिस ढंग से चला रहे थे उसी तरह से चलाते हुए बिल्कुल अपने 2 वर्ष पूर्ण किए। अब स्वाभाविक है कि अब जो दक्षता का समय है, अपनी कार्य कुशलता को दिखाने के लिए मोहन यादव जी ने अपनी कैबिनेट के अनुसार बैठक करके अपने उस टारगेट को पूरा करने के लिए कि जो जनता के विकास को दिखाए, उसके लिए यदि कमर कस करके बैठक कर रही है तो नेता प्रतिपक्ष और पार्टियां जो हैं उसका समर्थन करना चाहिए कि प्रदेश का किसी न किसी तरीके से विकास हो। बिल्कुल बिल्कुल मुद्दे ढूंढ लाने का काम कि ऐसा कौन सा क्षेत्र अछूता है जिसमें कैबिनेट अपना विषय नहीं उठा पाई या उस विषय को अछूता समझी है, बिल्कुल तो वो ला करके बताए तो हो सकता है मोहन सरकार उसे भी पूरा करने का प्रयास करे। बिल्कुल, ये मेरा बात तो ऐसा मानना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर मुद्दे लाना तो ऐसे मुद्दे लाएं जो कैबिनेट की बैठक में या फिर सरकार नहीं उठा पाई उसको पूरा करे। ये बहुत अच्छी आपने बात कही। अजय जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। अजय जी, घोषणा पत्र में तमाम सारे वादे किए गए लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया है। बड़ा आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि सरकार को किसानों की चिंता भी नहीं है, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। कुंभकर्ण की नींद से जागिए, जगा रही है कांग्रेस आपको। देखिए, जिनके शासनकाल में मध्य प्रदेश के किसान एक फसल लेने के लिए भी चिंताग्रस्त होते थे, आज मध्य प्रदेश में हमारे किसान 3 फसलें लेते हैं। वो रबी की फसल लेते हैं, वो खरीफ लेते हैं, वो जायद की भी फसल लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा 7 लाख हेक्टर से 55 लाख हेक्टर तक क्या है। ये किसकी सरकार ने किया? चाहे ऊर्जा उत्पादन की बात कर ले, जो मध्य प्रदेश में बिजली के मामले में हम डेफिसिट होते करते थे, आज सरप्लस प्रोडक्शन है। हमारे यहाँ से, हमारे रीवा के सोलर प्लांट से दिल्ली का डीएमआरसी का मेट्रो चलती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुशासन को धरातल पर उतारने का, जो मैंने पहले ही कहा था, निश्चित रूप से उतारा है। आज जब मध्य प्रदेश में एक समय ऐसा होता था कि 2 घंटे बिजली मात्र मिलती थी, और सिंचाई का तो विषय छोड़ दीजिए, सिंचाई के लिए तो बिजली की अनुपलब्धता थी। लेकिन आज मध्य प्रदेश में आप लगभग हमारे डोमेस्टिक जो कंज्यूमर है उनको लगभग 22-23-24 घंटे के आसपास बिजली मिलती है, और हमारे जो किसान भाई उनको भी 10 घंटे बिजली देना सुनिश्चित हमारी सरकार ने किया। तो प्राथमिकताएं कौन सी सरकार ने तय की? रही बात संकल्प पत्र की, तो हमारा इतिहास उठाकर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो में जो हमारे संकल्प पत्र के संकल्प रहे, उन संकल्पों को पूरा करने का काम हमारी सरकारों ने किया। इसलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को मध्य प्रदेश की सरकार का जनाशीर्वाद मिलता है। आज मूल रूप से यह भी देखने की आवश्यकता है कि हमारे
मैनिफेस्टो पे बात होती है, बात करती है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस अपने 50 वर्षों का शासनकाल नहीं उठा के देखती कि कितने मध्य प्रदेश के लिए वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ। वादा खिलाफी और विश्वासघात की वजह से इनकी 2018 की सरकार को लैप्स हो गई थी। तो जिन लोगों का इतिहास ही वादा खिलाफी और विश्वासघात का है, चाहे किसानों को 2 लाख रुपए के कर्जे का वादा हो, या मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा हो, इस प्रकार के अनेक विषयों पर आज चर्चा हो सकती है। लेकिन मूल रूप से चर्चा है कि आज की कैबिनेट, सार्थक कैबिनेट, किस प्रकार से कैबिनेट ने मध्य प्रदेश के विकास की विजन को दृष्टिगत रखते हुए सारे विषयों पे ध्यान दिया, चाहे ऊर्जा उत्पादन का विषय हो, सिंचाई का विषय हो, या हमारे जो मानवीय संवेदनाओं को डूब प्रभावितों के लिए सरकार की योजना हो। कहीं ना कहीं हमने रिहेबिलिटेशन, रिसेटलमेंट भी देखा, हमने विकास भी देखा, हमने डेवलपमेंट भी देखा, और रिफॉर्म स्ट्रक्चर माध्यम से किस प्रकार से धरातल पर उतरे हमने काम किया। ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे। खान साहब क्या कहेंगे? बड़ा आरोप लग रहा है, वादा खिलाफी आपने करी, आपकी सरकार जब थी, देखिए सरकार जब आपकी थी, सरकार जब आपकी थी, नर्मदा और राघवपुर जैसी परियोजनाएं उसमें भी लटकी रही। वादा खिलाफी का आप आरोप उन पे लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बड़ा आरोप आप पे ही लग गया। अजय भैया को मैं पहले तो इनका संकल्प पत्र बता देता हूँ, अभी 2023 का जी। इन्होंने कहा था संकल्प पत्र के अंदर कि मैं 3100 रुपए का धान हम लोग खरीदेंगे, जो आज तक नहीं खरीदा। 2700 रुपए का हम गेहूं खरीदेंगे, आज तक नहीं खरीदा जी। फिर उन्होंने कहा था कि हम 400 रुपए में गैस की टंकी देंगे, 1100 रुपए में ठोक रहे हैं जनता को टंकी की। इन्होंने लाडली लक्ष्मी लाडली बहना योजना को, आ रही आवाज आपको? बिल्कुल बिल्कुल। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। लाडली बहना को 3000 रुपए देंगे, 3000 रुपए देंगे, वो भी नहीं दिया संकल्प। दूसरा कह रहे हैं कि इनकी सरकार में बिजली नहीं मिलती है। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में कलंक के रूप में नहीं बैठी थी, तब तक मेरी सरकार, दिग्विजय सिंह की सरकार 24 घंटे फ्री बिजली दे रही थी शहरों के अंदर गरीबों को और किसानों। लेकिन ये तो कह रहे हैं ना, ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं ना कि जब आपकी सरकार थी तो 2 घंटे बिजली भी नहीं मिलती थी। वो तो कह रहे हैं ना, विपक्ष तो यही कह रहा है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, आप मेरी बात सुन ले, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जैसे ही वाजपेयी जी की सरकार दिल्ली के अंदर बैठती है और दिग्विजय सिंह जी को परेशान करने के लिए, सेकंड टर्म था दिग्विजय सिंह जी का, उसके पहले 24 घंटे बिजली किसानों को फ्री मिलती थी। इन्होंने कोयला नहीं दिया हमको, पैसा कटौती की इन्होंने, एनटीपीसी को परेशान किया इन्होंने ताकि कांग्रेस की सरकार बदनाम हो। तब दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि मैं नर्मदा जी पे 2 प्रोजेक्ट लगाऊंगा और 2007 तक मध्य प्रदेश को तृप्त कर दूंगा बिजली से। वो उसी से बिजली मिलने लगी है। और दूसरा सवाल, भारतीय जनता पार्टी के लोग उठाते हैं कि कांग्रेस ने संकल्प पत्र पूरा नहीं किया। अरे हमने कमलनाथ जी की सरकार ने कहा था 55 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, हमने 25,000 किसानों का, जैसे ही हमारी सरकार बनी 25,000 11,500 करोड़ रुपए हमने खाते में दिया। इनको डर हुआ। लेकिन देखिए खान साहब, आप कह रहे हैं 55 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, आप कह रहे हैं 55 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। बीजेपी कह रही है कि भ्रम में डाला था, कर्ज माफ कहाँ किया? 25 लाख किसानों तक हमने 11,500 करोड़ दे भी दिए थे। लेकिन उन्होंने, हमारी सरकार, इनको डर था कि हमारा जेल जाने का नंबर आया है। इतना व्यापम घोटाला, हर साल सरकार आती नहीं है, उसके 6 महीने पहले आग लग जाती है सचिवालय के अंदर, कहीं घोटाले दबाए जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि जो भला कांग्रेस पार्टी कर सकती है वो पार्टी नहीं करे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी बोलने में, विज्ञापन देने में, संतुष्ट में माहिर है, लेकिन ग्राउंड के अंदर जीरो है। अजय भैया, ग्राउंड देखिए, ग्राउंड पे क्या हाल है अभी किसानों के, मजदूरों के, व्यापारियों के क्या हाल है। खान साहब, राहुल गांधी ने भी तो ये कहा था, राहुल गांधी ने भी कहा था कि कर्ज माफ नहीं होगा तो सीएम बदल देंगे, 10 दिन में सीएम बदल देंगे। क्या हुआ फिर? मैं वही कह रहा हूँ, 10 सबसे पहला सचिवालय के अंदर, मंत्रालय के अंदर मीटिंग हुई, 10 दिन के अंदर माननीय कमलनाथ जी ने सरकार मीटिंग बुला के और कर्ज माफ करने का, किस पे 500 करोड़। जी ठीक है, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, वापस आपके पास आएंगे। करके बताते जो हमने बताना चाहता हूं, हमने 15 महीने के अंदर ही 5 का भाव दिया। हमने तो जब आपने इतने काम किए थे, तो जनता ने नकारा क्यों? खान साहब, जब आपने इतने काम किए थे तो जनता ने नकारा क्यों? क्यों नकारा? हमको जनता पार्टी चुनाव, भारतीय जनता पार्टी की ईवीएम को हम बोलते हैं कमल प्रिंटिंग प्रेस। ये जो कमल प्रिंटिंग प्रेस है ना, इसको हटा दें और आप बैलेट पेपर से करा दें।
होश में आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो जहां बैलेट पेपर से करे वहां पे क्या हुआ खान साहब, जहां बैलेट पेपर से हुए वहां पर क्या हुआ? कहाँ हुआ बताए ना। बैलेट पेपर की 196 पे भारतीय जनता पार्टी मात खा रही थी जब बैलेट पेपर की मध्य प्रदेश के अंदर पहली काउंटिंग शुरू हुई और बैलेट पेपर के परिणाम आए। 196 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही थी। अच्छा बता दीजिए, जहां कांग्रेस की सरकार बनी थी, जहां कांग्रेस की सरकार बनी थी वहां बैलेट पेपर से चुनाव हुए? उत्तर देने देंगे, मुझे उत्तर देने देंगे। कहाँ हुए, कब हो रहे? बैलेट पेपर से करा के देख ले, गलतफहमी मुझे उत्तर देने देंगे, मुझे उत्तर देने दूर कर देंगे भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, रुकिए, अजय जी कुछ कह रहे हैं, इसका जवाब अजय जी खुद दे रहे हैं। रुकिए, अजय जी कुछ कह रहे हैं, अजय जी कुछ कहना चाह रहे थे। अजय जी देखिए, इनको पूछिए, कर्नाटक की बात कर लीजिए, तेलंगाना की बात कर लीजिए, हिमाचल की बात कर लीजिए, और कल ही राहुल गांधी का ट्वीट उठाकर देख लीजिए किस प्रकार से केरला के लोकल बॉडी गवर्नमेंट में यूडीएफ जो कांग्रेस के प्रणीत गठबंधन है वो चुनाव जीता, तो राहुल गांधी जी ने कहा कि डेमोक्रेसी में हम लोग जीत गए। तो इस प्रकार से राहुल गांधी जी को समझाइए कि इस प्रकार से डेमोक्रेसी नहीं चलती। जहां चुनाव जीत जाते हैं वहां तो शपथ ग्रहण करने पहुंच जाते हैं, और जहां चुनाव हार जाते हैं वहां तो ईवीएम नहीं ईवीएम पे। अरे फिर केरला के चुनाव को क्यों एक्सेप्ट, केरला के चुनाव रिजल्ट को क्यों एक्सेप्ट किया? केरला के लोकल बॉडी इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करना था आपको रिजल्ट? नहीं, केरला के लोकल बॉडी इलेक्शन को तो आपको रिजल्ट को दो तीन उदाहरणों का विषय नहीं होता। अब तक के देखिए 2014 के बाद से अब तक देश में 71 चुनाव हुए। 71 में से विधानसभा के सारे चुनाव में 41 चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है। लगभग 30 चुनाव कांग्रेस जीती है। कांग्रेस या कांग्रेस के एनडी अलायंस के पार्टनर जीते, लगभग 30 चुनाव जीते। तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं ये इस प्रकार से देश की जनता को भ्रमित करने का काम होता है। जी, किस प्रकार से जनता को भ्रमित करने का काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस को अब इससे मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस राजनीति से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अभी तो ईवीएम के ऊपर ईवीएम रिगिंग का आरोप लगाते थे, ईवीएम टेम्परिंग का आरोप लगाते थे, अभी उन्होंने ईवीएम को छोड़ दिया। अब तो चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाना चालू कर दिया। इस मॉडस ऑपरेंडी से बाहर निकलकर विकास की राजनीति यदि कांग्रेस करती तो कांग्रेस इस प्रकार से आज अप्रासंगिक नहीं होती। हमने देखा है देश में अनेकों बार प्रो इनकम्बेंसी का वोट तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वापस रिपीट होती है, लेकिन कांग्रेस की एक बार जहां सरकार आई है, अब राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए कि जहां सरकार थी वहां से भी सरकारें चली जाती है। तो वादा खिलाफी और विश्वासघात जिनका चरित्र में रहा है उनको देश की जनता माफ नहीं करती। ये मूल रूप से आज विषय और यही विषय प्रासंगिक बना हुआ है। बिल्कुल ठीक है, आपके पास वापस आएंगे विनोद मिश्रा जी। बिल्कुल, विनोद मिश्रा जी की तरफ रुक करेंगे। विनोद जी, आपने दोनों की बातें सुनी, लेकिन कांग्रेस जहां पर ईवीएम पर बात आती है, जहां पर चुनाव की बात आती है तो सवाल तो उठाते हैं, लेकिन जहां उनकी सरकार, जहां कांग्रेस की बड़ी जीत हुई वहां पर कुछ नहीं कहते हैं, बाकी ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। देखिए, ये बात तो सही है कि सवाल उठाते हैं जी, तो होना ये चाहिए कि जिन राज्यों में भी हम चुनाव जीत गए और वही ईवीएम है, तो उस ईवीएम प्रणाली के लिए उसी राज्य में ही क्यों ना जांच करा ली जाए कि क्या इस तरह की ईवीएम मशीन हैक की जा सकती है। क्योंकि यदि हम किसी सिस्टम को चैलेंज करते हैं तो उसमें हम ये ना देखें कि हम हार रहे हैं या जीत रहे हैं जी। क्योंकि विषय ये है कि ईवीएम में हैकिंग हो सकती है या उसके परिवर्तन वोटिंग के बाद जो प्रणाली है उसको छेड़छाड़ करके की जा सकती है या नहीं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस सरकार या कोई भी राजनीतिक दल जहां चुनाव हारती है वहां भी डेमो करके यह प्रदर्शित करे कि भले आज हमारी सरकार है लेकिन वो सिस्टम यदि चाहे तो उस परिणाम को परिवर्तित कर सकती, तब तो हम उसकी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उस विषय को आगे उठा सकते हैं। लेकिन हम अपनी जीत के साथ वहां यदि केवल ये श्रेय लें कि ये लोकतंत्र की जीत है और जहां हार जाएं वहां कहें कि मैनेज हो गई है, तो ये तो केवल राग अलापने वाली बात कही जाएगी कि जहां हमें नहीं मिला वहां हम विधवा राग अलाप रहे हैं और जहां मिल गया वहां हम लोकतंत्र की जीत कर रहे हैं। बिल्कुल, विषय केवल ईवीएम के मैं खंडन कर देता हूं। वहां भी दो, बिल्कुल उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप अपनी बात रखिए। मिश्रा जी की बात पूरी हो जाए। जी बराबर जी सर। विनोद जी, मेरा ये कहना है कि यदि उस राज्य में भी ईवीएम में कहीं दोष आता है, भले लोकतंत्र में आप जीत है, विषय ये नहीं है, विषय ये है कि क्या ईवीएम हैक की जा सकती है, बिल्कुल बड़ा सवाल, क्या काउंटिंग के समय परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये प्रमाणित करने के लिए आप जिस राज्य में सरकार बना लिए हैं
वहां डेमो कर दीजिए, उसे लागू करा देते हैं। बिल्कुल। ये होना है सरकार किसी भी दल की। बिल्कुल तो बिल्कुल मैं क्लियर कर देता हूँ जी। माननीय मिश्रा जी की मनोकामना तो पूरी कर देता हूँ मैं कि हमारा कर्नाटक के अंदर एसआईटी बना दी गई है और वो जांच कर रही है जो फर्जी अभी जो ईवीएम का सिस्टम आया और अधिक वोटों का हुआ है। हम जैसे ही चुनाव आयोग के राज्य चुनाव आयोग के पास गए, माननीय हाईकोर्ट उनको अग्रिम जमानत दे देती है। दिल्ली से कानून बना दिया जाता है कि चुनाव आयोग को कोई नहीं छेड़ सकता, चुनाव आयोग स्वतंत्र है। एक बात। दूसरी बात, जब और चुनाव आयोग राज्य सरकार के अंडर में नहीं होता है, पहले केंद्र के भी अंडर में नहीं होता, लेकिन माननीय ज्ञानेश कुमार जी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में और भारतीय जनता पार्टी डिफेंडर बैठे हुए हैं। जैसे कि हमारे मिश्रा जी, जितने भी मैंने आपके चैनल पे भी जितने विश्लेषक आए हैं वो सब भाजपा की बात करने के लिए आए हैं। कभी कभी एक स्वतंत्र भी तो ले आए आप कि कोई दोनों तरफ की बात करे, वो भी ऊपर कांग्रेस को खाने दौड़ेंगे। विश्लेषक भी आता है, भाजपा का भी वही देने के लिए आता है। अरे कभी कभी आपके चैनल से भी कोई निष्पक्ष तो लाके बिठाइए। मुझे आपके चैनल पे डिबेट करते नहीं, देखिए नहीं, ये गलत आरोप मत लगाइए, गलत। यहाँ पे निष्पक्ष लोग ही बैठते हैं, अगर डिबेट करेंगे तो निष्पक्ष लोगों के साथ ही की जाती है। ये गलत आरोप मत लगाइए। आपकी बात भी सुनी जाती है, बीजेपी की भी सुनी जाती है। इनको ये पता नहीं है। नहीं, देखिए पत्रकार, जो पत्रकार होता है, वरिष्ठ पत्रकार होता है, निष्पक्ष है, वो किसी की बात नहीं करते। सीसीटीवी, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको चुनाव आयोग हमको बिना बताए 45 दिन पहले सीसीटीवी डिलीट कर देता है और वो फिर भी पक्ष ले रहे हैं उनका चुनाव आयोग का। देखिए आप बीजेपी को बोल सकते हैं, चुनाव आयोग को बोल सकते हैं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार को नहीं कह सकते। वो किसी के दबाव में काम नहीं करते, वो सिर्फ आईना दिखाने का काम करते हैं, आईना दिखाने का काम करते हैं। गलत। इनकी कुंडली छान ले, मिश्रा जी की कुंडली छान ले, ये भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं बहुत नहीं। देखिए गलत आरोप नहीं लगाएंगे खान साहब, गलत आरोप नहीं लगाएंगे खान साहब, गलत आरोप नहीं लगाएंगे, बिल्कुल भी गलत आरोप नहीं लगाएंगे खान साहब, बिल्कुल गलत आरोप नहीं लगाएंगे, बिल्कुल गलत आरोप नहीं सुनेंगे हम। चलिए ठीक है, समय देखिए इसका जवाब जरूर लेते बीजेपी से, लेकिन समय नहीं है हमारे पास, चर्चा रोकनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। चलिए, तो एक तरफ सरकार कैबिनेट के फैसले को विकास से डूब और प्रभावित के हित में बड़ा कदम बता रही, तो वहीं विपक्ष इसे अधूरी घोषणाओं का सिलसिला करार दे रहा है। अब देखना होगी कि राघवपुर और नर्मदा से जुड़ी परियोजना जमीन पर कितनी तेजी से उतरती हैं और क्या ये फैसले आने वाले समय में सरकार के विकास मॉडल को मजबूती दे पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही। नमस्कार।